हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि अपना ये बूफेन उस मोटू से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि अपना ये बूफेन अभी भी उस मोटू बंदे के साथ में फ़ाइट कर रहा होता है और ये फ़ाइट एक काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम ले रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये बूफेन उस बंदे के साथ में फ़ाइट करने के बारे में सोच भी रहा था, लेकिन तभी वो कह रहा था कि ठीक है, तुम नहीं मानोगे, तभी यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद ये बूफैन कह रहा था कि अच्छा, तो तुम मुझे अच्छा सबक सिखाने वाले हो, चलो इसके बारे में देख ही लेते हैं। तभी उन ईविल स्पिरिट्स को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। तभी यहाँ पर ये बूफैन उनसे निपटने के लिए एक हल निकालता है। वो तुरंत ही उनके ऊपर को चढ़ने लग गया था और वहाँ से होते हुए काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से एक बैक फ्लिप करते हुए उसके फोरहेड के ऊपर वहाँ पर उसको इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही वो गोल्डन नीडल को इंजेक्ट करता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ईविल स्पिरिट धीरे धीरे करके बेकाबू होने लगी थी और यहाँ पर वो अपने कंट्रोल में अब नहीं रहती है, जिसका फ़ायदा अब ये बूफैन को भी हो रहा था। इवन वो अपने खुद के ही अपनी एक्स के थ्रू अटैक कर लेती है, जिसके बाद यहाँ पर वो जो सेकंड वाली स्पिरिट थी वो अभी भी ठीक होती है और यहाँ पर ये बूफैन कह रहा होता है कि वैसे तुमने सही कहा था, मैं इन्हें आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन ईविल स्पिरिट तो गुस्सा हो गई थी और वो एक बार फिर से यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रही होती हैं ये बूफैन के ऊपर अटैक करने के लिए। और साथ ही ये बूफैन को देखते हैं जो कि उस दूसरी ईविल स्पिरिट के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये बूफैन उसको हिट करके पीछे हटा देता है और उसके ऊपर भी नीडल फेंक के मारता है। हालांकि वो लगातार अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए ये बूफैन के ऊपर अटैक करते जा रहे थे और उनके अटैक्स के अंदर कोई भी कमी नहीं आ रही होती है। देखने के बाद ये बूफैन अब आगे बढ़ता तुरंत ही काफ़ी सारी नीडल्स को फेंक देता है, जिससे कि उस ईविल स्पिरिट के पीछे एक होली सर्कल बन जाता और वो फॉर्मेशन जो थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ईविल स्पिरिट को काबू करने लगी थी वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। ये बूफैन वहाँ से आगे बढ़ने लगा था और एक बार फिर से अपनी गोल्डन नीडल को निकाल के उस ईविल स्पिरिट के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे कि यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ईविल स्पिरिट ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो चुकी थी। जिसके बाद ये बूफैन वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो मोटू वहाँ से भाग रहा था। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो किसी को कॉल लगा रहा था और कह रहा होता है कि जल्दी फ़ोन उठाइए, आपको फ़ोन उठाना होगा। और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बस उस जगह से कैसे भी करके निकल के जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उस ईविल मास्टर को देखते हैं जो कि कॉल उठा लेता है और तभी मोटू कहता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वो लड़का वो मेरे पीछे आ गया है और साथ ही वहाँ पर उस लड़के ने उन दोनों स्पिरिट को भी हरा दिया। ये सुनने के बाद मास्टर कह रहे होते हैं कि अच्छा, और मैंने जो तुम्हें दूसरा वेपन दिया था उसका क्या हुआ। और साथ ही कह रहे होते हैं कि क्या तुम उसको यूज़ करने भी वाले हो या फिर नहीं, और अगर तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते तो फिर इसके बाद मुझे कुछ बताना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम अपने खुद की वैल्यू को मेरे सामने नहीं रख सकते हो तो फिर क्या ही फ़ायदा है तुमको किसी भी तरीके से बचाने का या फिर तुम्हारे साथ में रहने का। अच्छा ही होगा कि फिर कि तुम इसको छोड़ दो और मैं किसी और को ही ढूंढ लूँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईविल मास्टर तो एकदम ही कॉल काट देता है और कह रहा था कि वैसे लास्ट टाइम यहाँ पर वो बंदा आया था और यहाँ पर इसके बारे में ही सोच रहा था, और कह रहा होता है कि मुझे देखना होगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। वो तुरंत ही उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर कल रात ये बूफैन ने काफ़ी सारी ईविल स्पिरिट्स को ख़त्म कर डाला था। जिसके बाद दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वेयर हाउस के अंदर आ चुका था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड क्लॉट गिंसन पिल मौजूद होती हैं और बहुत अमाउंट में ये यहाँ पर रखी हुई थी। तभी ये बूफैन भी वहीं आ जाता है, वो कि तोड़ को ही तोड़ देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बूफैन ने इस जगह के वेयर हाउस को ढूंढ लिया था और साथ ही मोटू की तरफ को देख के कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसके बाद मोटू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा के पीछे हटने लगा था मोटू, और कह रहा होता है कि लड़के तुम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हो, अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आखिर मैंने क्या गलत किया है तुम्हारे साथ में, मैं यहाँ पर मेडिसिन लेकर आया हूँ, मैं बस इन्हें सेल करना चाहता हूँ जिससे कि मैं कुछ पैसे कमा पाऊँ। आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मैं गरीब फैमिली से आता हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा सफ़र करूँ।
तभी ये बूफैन उसकी सारी ही बातों को इग्नोर करता है। साथ ही ये बूफैन कह रहा था कि फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें ना ही मेरे सामने खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई भी तुम्हारा फेस देखेगा और तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनेगा तो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इन सारी बातों का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। तभी मोटू को गुस्सा आ गया था और कह रहा होता है कि अच्छा, इन बातों का कोई लॉजिक नहीं बनता, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर ठीक है। अगर तुम आगे ही बढ़ रहे हो और फिर मुझे ख़त्म करना चाहते हो तो फिर चलो देख ही लेते हैं कि आखिर कौन यहाँ पर ज़िंदा रहेगा, क्योंकि अगर मरना ही है तो फिर चलो दोनों ही साथ में हेल के अंदर जाते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफैन को उसकी सारी ही बातें याद आ गई थी कि कैसे उसकी मदर को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इस इलनेस की वजह से। हॉस्पिटल वालों ने 50,000 युआन चार्ज कर दिए, जबकि ये बूफैन के पास इतने पैसे भी नहीं थे। हालांकि उस वक्त ये बूफैन को उन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि उसकी मदर को सिर्फ यहाँ पर कुछ हेमरेज वगैरह हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उस बात के तो वो इतने ज़्यादा पैसे पे नहीं करने वाला है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था हॉस्पिटल वालों के ऊपर भी, और उनके ऊपर भी गुस्सा करते हुए उनको सुनाने लगा होता है कि आखिर इस ब्लड क्लॉट गिनसन पिल को तुमने इसके अंदर क्यों इंक्लूड किया है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हॉस्पिटल वाले भी इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पर अपना ये बूफैन इस मोटू से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मदर ऑलमोस्ट मौत के मुंह के अंदर चली गई थी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, तो फिर तुम ये बात समझ लो कि ये बस तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। तभी यहाँ पर मोटू समझ जाता है कि ये बूफैन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, तो अब ये बूफैन से कुछ भी कहकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए उसके पास में जो एलिक्ज़र होता है वो तुरंत ही उसको ड्रिंक कर लेता है और उस जार को फेंक के मारता है। असल में ईवल मास्टर का जो दूसरा वेपन था वो यही होता है। जिसके बाद अब ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं निकालना चाहते हो तो फिर ठीक है, ख़त्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और अब अपनी ईवल स्पिरिट को निकालने लग जाता है। ये बूफैन यही देख रहा था कि सडनली इसके पास में ये ईवल स्पिरिट कहाँ से आ गई है, तो मोटू तुरंत ही भागते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और उसके बाद वो ये बूफैन के ऊपर अटैक करता है। हालांकि ये बूफैन जो था उसके अटैक को रोक के उसे पीछे हटा देता है। साथ ही अब ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ को देख रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तभी मोटू एक बार फिर से उसको मारता है, लेकिन ये बूफैन बच गया था। तभी यहाँ पर जैसे ही मोटू आगे बढ़ रहा था तभी ये बूफैन अपनी गोल्डन नीडल्स उसकी तरफ को थ्रो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच जाता है और ये बूफैन को किक से हिट करने वाला था। ये बूफैन वहाँ से हट जाता है और उसकी किक लग जाती है वहीं साइड में, जिसके बाद वो थोड़ा होश में आने लगा था और यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि आखिर तुम जीत भी गए तो इससे क्या ही हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी वो कह रहा होता है कि इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुमने मुझे रिच होने ही नहीं दिया, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, तुम्हारी वजह से सब कुछ ही ख़त्म हो गया। और अब मैं अगर आज यहाँ पर ख़त्म भी हो जाऊँ तब भी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूँगा। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास ये एबिलिटी है ही नहीं कि तुम मुझे ख़त्म कर सको। जिसके बाद ये बूफैन आगे बढ़ के पहले उसको फिस्ट से अटैक करता है और लगातार ये बूफैन उसको काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा था। अब वो बंदा भी यहाँ पर अच्छी खासी फाइटिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास में अब ईविल स्पिरिट भी आ गई थी, जिससे कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। ये बूफैन उसको पीछे को हटा देता है, जिसके बाद वो पीछे को होते हुए आगे आ गया था। एक बार फिर से ये बूफैन के ऊपर अटैक करता है। ये बूफैन की यिन एनर्जी उससे टकराती है, जिसके बाद यहाँ पर वो थोड़ा और पीछे हट जाता है और ये बूफैन कह रहा था कि भले ही तुम कितना ही ज़्यादा हार्ड ट्राई कर लो, लेकिन ये जो ड्रग तुमने ली है ना, इससे तुम्हारे और मेरे बीच का जो गैप है वो ख़त्म नहीं होने वाला। तभी वो बंदा कह रहा था कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो ये करने के लिए। तभी वो चिल्लाता है और भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को वो रिलीज़ करता है। तभी ये बूफैन कह रहा था कि वैसे इस तरीके की चीज़ें मुझे काफ़ी रेयरली देखने के लिए मिलती हैं, तो चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये बूफैन यिन एनर्जी को बार बार फिर से रिलीज़ करता है और दूसरी तरफ अब वो नेगेटिव ईवल एनर्जी आ रही थी। तभी वो गुस्से से आगे बढ़ता है ये बूफैन की तरफ अटैक करने के लिए। तो ये बूफैन को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे आते हुए उसके ऊपर एक फिस्ट से अटैक करता है और ये इकलौती फिस्ट ही इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और ये बूफैन उसको बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक के मारता है।
जिसके बाद इस बंदे को पता चल गया था कि असल में ये बूफैन जो है वो यहाँ पर मास्टरी स्टेज पे है, जिसकी वजह से वो ये बूफैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वहीं वॉल से जाके हिट होके वापस से वहीं पर गिर जाता है फ्लोर के ऊपर। ये बूफैन अभी भी वहीं मौजूद होता है, जबकि वो बंदा बेहोश हो गया था और उसके अंदर जो ईवल एनर्जी होती है वो भी ऑलमोस्ट काम डाउन हो चुकी होती है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बूफैन उसकी तरफ कोई बढ़ने लगा था और कह रहा होता है कि यहाँ पर ये जो तुम इस एविल एनर्जी के साथ में फाइट कर रहे हो, असल में ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती है। हालांकि यहाँ पर ये अटैक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मेरा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। जिसके बाद ये बूफैन अपने हाथों को देख रहा था और कह रहा था कि मुझे भी अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट करना होगा। जिसके बाद ये बूफैन शांग को फ़ोन लगाने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसको कॉल करके ये बूफैन कहने लगा था कि हेलो शांग, और कह रहा था कि असल में मुझे यहाँ पर, जिसके बाद कह रहा था कि मैंने वेयर हाउस को ढूंढ लिया है, तुम यहीं आ जाओ। और साथ ही वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है इसके बारे में कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। ये बूफैन के सामने अब ये मोटू खड़ा हुआ था और अब ये बूफैन इस मोटू को देख के कह रहा होता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर ये जो तुम्हारे अंदर ब्लड क्लोट गिनसेन का अफेक्ट था वो तो ख़त्म हो ही गया है, तो अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है ना। जिसके बाद उस लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा था कि बॉस, क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी भी मौजूद हैं। जिसके बाद ये बूफैन कहता है कि हाँ ब्रदर, वैसे मैंने सब कुछ तो साफ़ कर ही दिया है, तुम चाहो तो अब यहाँ पर आ सकते हो। जिसके बाद वो बंदा आने ही लगा था, लेकिन उसके साथ ही बार बार उसको गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ये बूफैन उसे कह रहा था कि अच्छा एक काम करो ब्रदर, जो भी लोग तुम्हारे कॉन्टैक्ट में हो, जो भी इले हैं, तो तुम उन सभी को कॉल करो और उन्हें यहाँ पर बुला लो, क्योंकि मैं एक्यूपंक्चर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को ठीक कर दूंगा। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है। हालांकि तभी वो गिर गया था और अपने साथियों को डांटने लग जाता है कि आखिर तुम किस तरीके का काम करते हो। ये बूफैन अपने सर को पकड़ने लगा था और सोच रहा था कि कहाँ ही फंस गया। जिसके बाद मोटू को देखते हैं जो कि अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर आगे क्या करना है। जिसके बाद ये बूफैन उसके पास आता है और उसकी चेस्ट को टच करके देखने लगा था और कह रहा था कि असल में ये जो तुम्हारी बॉडी के अंदर ईवल एनर्जी मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा डीप में चली गई है और इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अफेक्ट भी होगा। हालांकि अगर तुम इससे हील होना चाहते हो तो इसके अंदर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगा। तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम मुझे ठीक कर सकते हो, क्योंकि असल में तुम मुझे ठीक कर ही नहीं सकते और इस बात के बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि भाई साहब, इससे कुछ भी कहना बेकार है। हालांकि फिर भी वो उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था, और कह रहा था कि वैसे मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में जो भी चीज़ें हैं तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दो। वैसे ये जो तुम्हारी इलनेस है तुम्हें पता है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे सच में तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें मेरी बात को समझ जाना चाहिए। क्या तुमने उस लड़के को नहीं देखा जिसकी जान मैंने बचाई थी, और यहाँ पर वो कितना ज़्यादा खुश है मैंने उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ही ठीक किया है। तो ज़रा सोचो, जब मैं उसको ठीक कर सकता हूँ तो फिर मैं तुमको भी ठीक कर दूंगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तभी मोटू ये बूफैन की बात सुनता है और अब यहाँ पर वो इस बात के ऊपर सोचने लगा था कि हाँ, हो सकता है कि शायद से ये बूफैन की बातों में दम हो, क्योंकि ये बूफैन इतना ज़्यादा झूठ तो नहीं बोलेगा। साथ ही वो अपनी आंखों से उस बंदे को भी देख चुका था जिसको ये बूफैन ने हील किया था, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी डाउट आ रहा होता है कि क्या उसे अभी भी ईवल मास्टर के साथ में रहना चाहिए या फिर ये बूफैन को हाँ कर दे। जिसके बाद सोच में पड़ रहा था और कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस लड़के का प्लान एकदम ही सही और मुझे मेरे पेन से रिलीफ मिलेगा। ये बूफैन कह रहा होता है कि देखो, मैंने अपनी मॉम की इंजरी को भी ठीक किया है, साथ ही यहाँ पर ये जो सारी की सारी इवल एनर्जी है इसको ख़त्म करना ही मेरा मकसद है, तो फिर बताओ मैं क्यों तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। जिसके बाद मोटू कह रहा होता है कि फिर भी तुम सारे लोगों को नहीं बचा सकते जिन सब की इस सारी चीज़ों के थ्रू हालत ख़राब हुई है। जिसके बाद ये बूफैन कह रहा होता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं हर किसी को नहीं बचा सकता, लेकिन क्या मैं किसी एक पर्सन को बचा सकता हूँ। वो एक पर्सन तुम भी हो सकते हो और इतना भी काफ़ी है। अगर एक इंसान की जान बच जाए तो इससे ज़्यादा और क्या ही जाएगा।
जिसके बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ रहा था और उसे समझ में आ गया था कि ये बूफेन की बात एकदम ही सही है और उसे अब ये बुरा काम नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो ये बूफेन को सच बता देगा, क्योंकि ये बूफेन ने उससे पूछ लिया था कि मुझे बस इतना बता दो कि आखिर इस ईविल प्लेन के पीछे तुम्हारे आखिर कौन मौजूद है जो कि ये सब कुछ करवा रहा है और उसका मास्टर प्लान क्या है। जिसके बाद वो बता देता है कि असल में मैं सब कुछ कर रहा हूँ एक ओल्ड ताओइस्ट मैन के कहने पे, जिनका नाम शुआन जी है। अब जब वो ये बात बता ही रहा था तभी उसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिट निकल रहा थी। वो आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उस इविल मास्टर शुआन जी को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि अनएक्सपेक्टेडली ये थोड़ा स्लो था, नहीं तो मैं इसकी स्पिरिट को जल्दी खींच लेता। लेकिन कोई बात नहीं लड़के, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लोगों को बचाने की, ये तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, ना ही ये तुम्हारी मदद करेगा। और यहाँ पर मुझे पता है कि एक बार ये चीज़ें हो गई तो फिर तुम इसे वापस से ठीक नहीं कर सकते। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।